आदरणीय उप्रेती जी, सभी को मेरा प्रणाम। जैसी कला जी, माथुर साहब, आई कैन सी दैट साथियों, प्रद्युमन जी, हाँ ये तो हमारे साथ ही कुछ कर रहे हैं। साथियों, मैं भी आपकी तरह ही 35 साल पहले बहुत सारे सपने लेकर इस शहर में आया था और बहुत सारी पूंजी लेकर आया था। एक MIG फ्लैट खरीदा था 28,000 रुपए, जिसमें 20,000 रुपए अपने पास थे, 8,000 रुपए किसी से लोन लिया था। पिताजी शिक्षक थे और ये 35 वर्ष का सफर ऐसे गुजर गया। इस शहर को आगे बढ़ते देखा, बहुत कुछ इस शहर ने पाया भी है। बहुत सारे सपने थे कि शहर चंडीगढ़ जैसा शहर बनेगा, उससे बेहतर बनेगा, स्विट्जरलैंड बनेगा। सकारात्मक सोच रखें तो बहुत कुछ बना भी है। दिल्ली के पास NCR का ये बेहतरीन शहर है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बेतरतीब तरीके से ग्रोथ हुई और उस ग्रोथ के कारण कहीं ये शहर आज से और 10 साल बाद, 15 साल बाद कहीं घुटन ना महसूस करने लगे। उसके लिए हम सबको एकत्रित होना होगा। मैं बधाई देता हूं इस फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों को, उन्होंने सबको एक बैनर तले इकट्ठा किया है। और अगर हम चौकन्ने नहीं रहे तो ये शासन प्रशासन के लोग जिन्हें शहर बसाने का जिम्मा था, कई बार ये प्रॉपर्टी डीलर बन गए। मुझे ध्यान है कि एक राजनेता थे, नाम नहीं लूंगा, वो नक्शा लेके बैठ जाते थे कि दिखाइए नोएडा, ग्रेटर नोएडा का नक्शा दिखाइए, देखो कहीं जमीन बची हो तो। बोलो मिल गई साहब, ये रही, उंगली दिखा देते थे, ये रही जमीन। अब बोलो खरीदार ढूंढो, कोई नहीं है तो ढूंढ के लाए जाते थे, एजेंट छोड़ के लाए जाते थे कि ढूंढ के लाओ किसी बिल्डर को। रेट भी बता देते थे उसे, रेट पता था ना सबको उस वक्त का, हाँ फिक्स रेट था, उसमें कोई डिस्काउंट या कम ज्यादा का मामला नहीं था। उससे भी हमें कोई ज्यादा परवाह नहीं थी जो होता था। लेकिन सवाल ये कि अभी 4 लाख फ्लैट इस शहर में खाली पड़े हैं, यानी 4 लाख गाड़ियां भी शहर में और आएंगी। अभी 12 लाख पॉपुलेशन है और 4 लाख परिवारों का मतलब करीबन 15 लाख लोग और 15 लाख लोग और, तो 12 लाख के शहर में 15 लाख लोग और आ जाएंगे। तो आज जिस 1 मूर्ति चौक और 2 मूर्ति चौक और 3 मूर्ति चौक की हम गिनती गिनते हैं, आज हमें चौकन्ना होना होगा। आज से हमें प्लानिंग करनी होगी। संस्कृति, पर्यावरण, पर्यटन, नागरिक उड्डयन जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी आपने दिलवाई मुझे। ये मेरी हैसियत नहीं थी, मैंने तो बता दिया कि मैं कितनी बड़ी पूंजी लेकर आया था कि 8,000 रुपए का जो लोन था वो भी 4-3 साल में उतारा था वापस। मध्यम वर्गीय परिवार का हूं तो इस दर्द को भी समझता हूं। और हम पॉजिटिव सोच के लोग हैं, हम पीछे जाकर पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। हम आगे क्या कर सकते हैं, मैं पुनर्वाद अपने पुना की सभी पदाधिकारियों को प्रार्थना करूंगा कि हमारे कप्तान साहब भी आ गए, मुझे लगता है सारी व्यवस्था ये अकेले सुधार सकते हैं। धूल मिट्टी थोड़ी बहुत खा लेंगे, पॉल्यूशन खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं, सीवर वीवर का, लेकिन किसी भी कंडीशन में कानून व्यवस्था में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आसपास के लोग, पूरे देश की एक झांकी यहाँ देखने को मिलती है। और सच्चाई ये है, मुझे खुशी है कि आज कुछ कल्चरल एक्टिविटीज भी यहाँ पर शुरुआत हुई है। आज एक पोस्ट ऑफिस तो सैंक्शन हो गया, पासपोर्ट ऑफिस भी सैंक्शन हो गया, लेकिन पता चला पोस्ट ऑफिस बनाना ही भूल गया। गौतम बुद्ध नगर का ही पोस्ट ऑफिस अपने शहर में सैंक्शन हो गया है। आप समझिए गलतियां इन्होंने कितनी करी थी ना। हम ये समझ के चलेंगे हमारे से पहले जो प्रशासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने इतना बड़ा शहर बसा दिया। लेकिन कभी कभी इंटेलिजेंट लोगों से भी चूक हो जाती है। वो चूक ये हो गई कि जब उन्होंने शहर के सेक्टर बसाए तो कूड़ा कहाँ निकलेगा, वो कहाँ डलेगा, वो उन्होंने नहीं सोच पाए। तो जो खाली प्लॉट होता था इसका उठा के उसमें डाल देते थे, उसका उठा के जब पूरा सेक्टर बस गया तभी नहीं याद आई कब क्या करें। पूरे शहर का पोस्ट ऑफिस GPO जो है वो 12 मीटर की सड़क पर बना दिया, बन गया। तो आज हम लोग चौकन्ने रहेंगे। और मैंने कहा कि कभी किसी शहर की पहचान पत्थर की इमारतें नहीं बनाया करती, ऊंची इमारतों से नहीं बना करता है,
वह शहर वहां रहने वाले लोगों से, उनकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक गतिविधियों से उस शहर की पहचान बना करती है। और एक परिवार भाव इस सेक्टर का, मेरी बेटी भी अब कहती है कि पापा मुझे सोसाइटी में रहना है। उन्हें पता नहीं था कि अजयपाल शर्मा जी यहाँ आने वाले हैं, तो थोड़ा सुरक्षा का भाव वरना घबराहट सी होने लग गई थी इस नोएडा में। खैर, अब देश में और प्रदेश में ऐसी सरकारें हैं जो वास्तव के अंदर देश को कुछ देना चाहती, प्रदेश को कुछ देना चाहती है। और इस वक्त तो दोनों, योगी और मोदी दोनों बिल्कुल फक्कड़ तरीके से लोग हैं। उनका सिर्फ एक ही से है कि ये मेरा देश अच्छा चले, मेरा प्रदेश अच्छा चले। हम सब लोग मिलकर अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएं। हम सिर्फ सरकारों पर अपने इस काम को छोड़ दें। अगर हम पुलिस के आंख और कान बन जाएं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा, और सच्चाई ये है कि पुलिस कामयाबी तब हो सकती है जब इनका अपना एक सूचना तंत्र होता है। तो इनका नहीं, पूरे देश का एक सूचना तंत्र होता है। जिस देश का सूचना तंत्र फेल हो जाता है वो देश फेल हो जाता है। जिसे हम आईपी कहें, रशिया की थी, तुम्हारे जर्मनी की, इजराइल की, ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये इन देशों को चलाती हैं। जब तक रशिया की केजीबी स्ट्रांग थी, रशिया बिल्कुल एक बना रहा। जिस दिन उस पर कुछ खतरा आ गया तो उनकी केजीबी आप है, उनके आईबी हम और आप हैं। अगर सूचना समय पर मिलती रहेगी तो इन्हें कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। अभी विश्वास कर लीजिए कि बहुत गुणात्मक परिवर्तन आया हमारे यहाँ के कानून व्यवस्था में। लेकिन मैं अजयपाल जी से खासतौर पर कहूंगा कि हम सब लोग बहुत देश के कोने कोने से आए हुए लोग हैं और इनकी सुरक्षा का जिम्मा, इनकी अपेक्षाएं भी आपसे बहुत ज्यादा हैं। कुछ एक इंडस्ट्रियलिस्टों से, कुछ एक लोगों से हम लोगों ने बात करी है। अगर कुछ सुविधाएं, जैसे पुलिस चौकी के लिए 3-4 लोग तैयार हो गए हैं, नोएडा प्रशासन तैयार हो गया, कुछ जगह दे देगा। उन बिल्डरों से, उन कुछ CSR फंड के लोग हैं वो तैयार हैं पुलिस चौकी बना के देने के लिए। लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनके पास स्टाफ की एक्यूट शॉर्टेज है। दिल्ली निकलते हैं तो एक चौराहे पे 4 पुलिस के लोग मिल जाते हैं, यहाँ 4 चौराहों के लिए एक पुलिस वाला भी नहीं है इनके पास। ये इनकी मजबूरियां हमने मुख्यमंत्री जी और DG पुलिस से भी कहा है कि नोएडा को NCR का हिस्सा मानते हुए एक विशेष स्थान दिया जाए और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है इसमें हमें सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोग कुछ CSR फंड से अपने यहाँ कुछ करना चाहते हैं। हमारे पास एक मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय, रेगुलेटर मंत्रालय। कोई प्रोजेक्ट यहाँ का बिल्डर, फैक्ट्री, इंडस्ट्री कुछ भी लगाओ, जब तक पर्यावरण की संस्कृति नहीं मिलती तब तक वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता। हम किसी से कह देंगे कि जाके वहां ये समाज का कुछ काम कर दो तो कर देगा। पिछले 1 वर्षों में 9,34,000 करोड़ के देश के पर्यावरण के प्रोजेक्ट हमने पास किए हैं। यहाँ के अपने लोग हैं जो कुछ अपने समाज को भी कुछ वापस करना भी चाहते हैं। तो ऐसी अगर कोई व्यवस्थाएं आप लोग ढूंढेंगे तो हम लोग आपके साथ मिलकर कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ेंगे। आप सबको मेरी शुभकामनाएं और ये पुनः अपनी आगे बढ़ती रहे। ऐसे आप लोगों की सामाजिक धार्मिक गतिविधियां बनी रहें। इस परिवार भाव को जरूर बनाए रखिए, एक जगह होकर इकट्ठा होने। आप लोग अगर बिल्कुल मजबूत रहेंगे तो सब ठीक ठाक रहेंगे, सारी व्यवस्थाएं सब ठीक होती चली जाएंगी। राजेश जी, राजीव भाई, इन दोनों को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। इनके हाथ में जिम्मेदारी सौंप दी है और बहुत सारे लोग मातुर साहब लग गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे आप अपना जनप्रतिनिधि मां मानकर घोड़ा समझें, उसके घुड़सवार आप हैं। घोड़े और घुड़सवार की कहानी सुनी है ना आपने? सुना देता हूं, छोटी सी है। सिकंदर निकले अपने नगर भ्रमण पर, तो उन्होंने कहा महाराज, जो हमारे जैसे चाटुकार थे, उन्होंने कहा महाराज राजा जी निकल रहे हैं तो कोई बड़ी सवारी पे बैठो। बोले कौन सी सवारी? बोले ये देखो हाथी खड़ा है महाराज, इस पे बैठो, इस पे कितना बढ़िया सजा रखा है हमने उसको, इस पे बैठ के नगर भ्रमण करिएगा। बोले चलो बैठते हैं। बोले इसे चलाएगा कौन? बोले इसे चलाएंगे ये कौन है? बोले ये महावत है, ये चलाता है इसको। बोले ऐसी सवारी पे मैं नहीं बैठता जिसको कोई और चलाए। तो बोले महाराज साइकिल वाइकिल कुछ और इंतजाम बताओ क्या करें? बोले थोड़ी हल्की पड़ेगी। बोले घोड़ा ठीक है, इसकी लगाम अपने हाथ में रहती है। तो आप अपने जनप्रतिनिधि को अपना घोड़ा समझिए, लगाम अपने हाथ में रखिए। जितनी लगाम खींचेंगे उतना सही चलेगा और जितना चाहोगे उतना चलेगा। बस उसको कभी कभी वो भीगी थोड़ी सी चने की दाल वाल खिला दीजिएगा तो थोड़ा सा और ठीक ठाक चलेगा। और घोड़े की भीगी हुई चने की दाल आप समझ सकते हैं, चुनाव का समय आ रहा है, उसकी चने की दाल क्या है समझ लीजिए।